फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज हम इतिहास की फिक्र करेंगे। कई बार आरोप लगते रहे हैं कि इतिहास लिखने वालों ने भेदभाव किया है और अपने अपने हिसाब से छवि गढ़ी है। आज ये मुद्दा सावरकर को लेकर उठा है, जिन पर राजनाथ सिंह ने एक बयान जो दिया उसके बाद संग्राम छिड़ गया। आज पीएम मोदी ने गति शक्ति परियोजना लॉन्च की। यह परियोजना आपको किस तरह प्रभावित करेगी, आसान और सरल शब्दों में समझाएंगे। अब तक आपने प्रोजेक्ट्स को अटकाने और भटकाने के तमाम उदाहरण देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अब यह कैसे पुराने जमाने की बात हो गई। देश में कोयले की कमी है और आशंका जताई जा रही है कि इससे भीषण बिजली संकट पैदा हो सकता है। लेकिन किसी भी संकट में राज्यों की क्या फिक्र हो सकती है, यह आपको दिल्ली और महाराष्ट्र के उदाहरणों से समझाएंगे। साथ में कोयले की कमी के वास्तविक हालात भी बताएंगे। आज आपको जम्मू कश्मीर के ग्राउंड जीरो पर भी ले चलेंगे, जहां आतंक के एक बार फिर सिर उठाने की कोशिश जारी है। आज गिरफ्तार किए गए 4 आतंकियों का आपको बैकग्राउंड बताएंगे और जंगलों में चल रही तलाशी अभियान से आतंकियों में किस तरह हाहाकार मचा है, यह भी बताएंगे। फिक्र की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, जिससे वीर सावरकर पर राजनीतिक विवाद गहरा गया। विवाद वीर सावरकर के माफीनामे पर है। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी महात्मा गांधी के कहने पर मांगी। राजनाथ सिंह के इस दावे के बाद पक्ष और विपक्ष में ठन गई है। कुछ कह रहे हैं कि लंबे समय तक जेल में रहने वाले और जज के सामने भी नहीं झुकने वाले गांधी ने कभी माफी नहीं मांगी, तो दूसरे को माफी मांगने के लिए कैसे कह सकते हैं। कुछ कह रहे हैं कि 1915 में जब महात्मा गांधी वतन वापस लौटे थे, तब तक सावरकर 2 बार 1911, 1913 में दया याचिका दायर कर चुके थे, तो उन्होंने गांधी के कहने पर कैसे माफी मांगी। ऐसे में सोशल मीडिया और सियासी दलों से लेकर आम लोगों तक में सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसा कह रहे हैं वैसा ही हुआ था? क्या महात्मा गांधी के कहने पर ही वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी? आज हम आपको इस विवाद के हर पहलू के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई, ये रिपोर्ट देखें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। वीर सावरकर हिंदुस्तान की सियासत में एक ऐसा नाम जिस पर विचारधारा की जंग आजादी के पहले से लगातार जारी है। वीर सावरकर के माफीनामे पर भी विचारधारा की तलवारें लगातार खिंचती रही हैं। लेकिन विचारों की इस जंग में एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से बड़ी बहस छिड़ गई है। सत्ता और विपक्ष के कई नेता, राजनेता और इतिहासकार आमने सामने आ गए हैं। हम आपको सावरकर के माफीनामे पर हर पक्ष की दलील सुनवाएंगे, लेकिन पहले विवाद की शुरुआत कैसे हुई ये समझिए। दरअसल सावरकर के माफीनामे पर विवाद की शुरुआत दिल्ली में कार्यक्रम में हुई। सावरकर पर उदय माहुरकर और चिरायु पंडित की किताब वीर सावरकर हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के विमोचन कार्यक्रम में राजनाथ सिंह भी गए थे। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। किताब का विमोचन करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी के कहने पर ही सावरकर ने अंग्रेजों को दया याचिका लिखी थी। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की। इसी कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही वीर सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चल रही है। जैसा बताया गया बार बार कि सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे। हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था।
इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। रक्षा मंत्री और संघ प्रमुख के इस बयान के बाद देश भर में विपक्ष के नेता हमलावर हो गए, लेकिन सबसे तीखी प्रतिक्रिया ओवैसी की आई। ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि सरकार सावरकर को राष्ट्रपिता बनाने की तैयारी कर रही है। कितने एग्जाम्पल्स हम देंगे जिससे ये बात साबित हो जाती है कि ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। ओवैसी ने सावरकर को लिखा गया महात्मा गांधी के खत का ब्यौरा भी ट्विटर पर पेश किया। ओवैसी ने लिखा कि सर राजनाथ सिंह, यहाँ सावरकर को लिखा गया गांधी जी का पत्र है और इसमें कहीं भी अंग्रेजों से माफी मांगने का जिक्र नहीं है। वीर सावरकर के माफीनामे पर विवाद नया नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी भी आक्रामक है और उसी अंदाज में जवाब दे रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट के जरिए 1921 के महात्मा गांधी के एक बयान का जिक्र किया है। जो बयान अमित मालवीय ने साझा किया उसके मुताबिक वो चतुर है, साहसी है, वो देशभक्त है। मौजूदा शासन व्यवस्था की बुराई को उन्होंने मुझसे पहले ही देख लिया था। भारत से प्रेम के कारण वो अंडमान में है। एक न्यायपूर्ण शासन में वो ऊंचे पद पर होते। हालांकि बीजेपी के इस दावे पर राजनीति का एक पक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा है। ऐसा ही इस बार भी हो रहा है। मुझे एक चीज बताइएगा, महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे? वर्धा में। और ये कहाँ थे? सिल्वर जेल में। इनका संपर्क कैसे हो सकता है? जेल में रह के ही उन्होंने दया याचिका मांगी, और एक बार नहीं, आधा दर्जन बार उन्होंने मांगे। और एक बात है सावरकर ने कि माफी मांगने के बाद पूरी जिंदगी भर अंग्रेजों के साथ रहे, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, बल्कि अंग्रेजों का एजेंडा है फूट डालो राज करो। हालांकि जिस किताब के विमोचन पर विवाद हुआ उसके लेखक उदय माहुरकर का कहना है कि उनकी किताब में तथ्य शामिल नहीं है, पर यह सच है कि गांधी जी ने सावरकर की रिहाई का समर्थन किया था। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं रिसर्चर हूँ सावरकर जी पे, कि गांधी जी ने सावरकर की मर्सी पिटीशन को सपोर्ट किया था, ये कह सकते हैं। विवादों के बीच वीर सावरकर के पोते विनायक दामोदर सावरकर का भी दावा है कि गांधी जी के कहने पर ही उन्होंने ये चिट्ठी लिखी जिसमें सभी क्रांतिकारियों की रिहाई की मांग की थी। जी, एक पिटीशन तो गांधी जी ने कहा, ऐसा इसका खत है मेरे पास। उन्होंने 25 जनवरी को एक खत लिखा है सावरकर जी के भाई, छोटे भाई थे उनको, और कहा है कि आप एक पिटीशन दायर करें कि जिसमें सब फलाना लिखे। उसके पहले भी सावरकर जी ने पिटीशन किए, 1913 से उन्होंने कुछ पिटीशन किए, मगर ये एक तो मर्सी पिटीशन नहीं, एक दया याचिका नहीं है। ये सभी क्रांतिकारियों को जेल से रिहा करे, इस मांग के लिए इन्होंने पिटीशन किए थे। वीर सावरकर को लेकर जिस तरह एक पक्ष विवाद पैदा करने की कोशिश करता रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी सच है कि वीर सावरकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के आदर्श रहे हैं। ऐसे में क्या सावरकर के माफीनामे पर विवाद खड़ा कर उनके बलिदान को कम करने की कोशिश है? और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन दी, लेकिन महात्मा गांधी जी जनवरी 1915 में भारत आए हैं। उससे पहले 2 पिटीशन वो दे चुके थे, 1911 में, 1913 में, और कुल 6 पिटीशन दिए उन्होंने। ऐसे रिकॉर्ड्स कहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले मैं इसका एक सैद्धांतिक पक्ष कहता हूं, फिर आपका तकनीकी तथ्यात्मक जवाब देता हूं। शो सैद्धांतिक पक्ष यह है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम एक विराट आंदोलन था जिसमें अनेक लोग अनेक प्रकार से, अनेक आयामों से शामिल थे। इसलिए यदि 2 आयामों में आपस में समन्वय दिख रहा है, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस विषय को रेखांकित करने का प्रयास किया, तो इसमें सबसे ज्यादा पेट में दर्द उन लोगों के होता है जो एक में स्वयंभू मसीहा, यानी वो मोनोपोली अपनी बना के रखना चाहते हैं कि मेरे अलावा किसी का योगदान नहीं था। अब आते हैं तथ्यात्मक जवाब पे। पहली बात, जो अभी आप दिखा रहे थे कि सावरकर जी के ग्रैंडसन ने भी ये बात कही, भतीजे ने, कि 25 जनवरी 1920 को महात्मा गांधी ने जो लिखा है पत्र,
उनके भाई को, और 26 मई 1920 को यंग इंडिया में जो प्रकाशित किया उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि दोनों सावरकर बंधुओं को रिहा कर दिया जाना चाहिए, इन्होंने कोई एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं किया है। इससे एक बात तो बहुत स्पष्ट हो जाती है कि महात्मा गांधी का मनोभाव सकारात्मक रूप से वीर सावरकर के प्रति था। बस यही सबको दर्द होने लगता है कि दोनों में समन्वय कैसे दिखने लगा, समन्वय का एक भी बिंदु कैसे आया। अब आते हैं इस पे कि 1913 और 11 और 12 में भी उन्होंने याचिकाएं दी, तो उनके परिवार के सदस्य स्वयं स्पष्ट कर चुके हैं कि वो दया याचिका नहीं, सभी क्रांतिकारियों को रिहा करने की थी। और अगर पीछे जाएंगे निशांत जी, तो फिर ये भी जाइए ना कि सावरकर जी को किस वर्ष में सजा हुई। सावरकर जी भारत के इतिहास के एकमेव क्रांतिकारी हैं जिसे अंग्रेजों ने 2 जन्मों के कारावास की सजा दी। 2 जन्मों का कारावास किसी को नहीं दिया गया, और उन्होंने बाहर निकलकर तो मुस्कुराते हुए कहा चलो इसी बहाने अंग्रेजों ने हमारे दूसरे जन्म की अवधारणा तो मानी, और वो वर्ष था 1910। और मैं आपके सारे दर्शकों से जाके कहूंगा कि जाके इंटरनेट पे लिस्ट ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट चेक कर लीजिए। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वेडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का एक सेक्रेटरी, जो ब्रिटिश सरकार के एक बाबू की सदारत में बैठे थे। वो उस आदमी पर आक्षेप लगा रहे हैं जिसको ब्रिटिश सरकार 2 जन्मों के कारावास की सजा दे रही थी। बस इतना काफी है कि कौन संघर्ष कर रहा था और कौन सहूलियत के साथ सत्ता की राजनीति कर रहा था। ठीक, देखिए और मैं निशान जी एक और बात कह रहा हूं। सुधांशु जी, आपने जो पॉइंट रखा है, इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि वो 2 बार पहले भी पिटीशन फाइल कर चुके थे, और वो भी बापू के आने से पहले। आपने यंग इंडिया का जिक्र किया है, उसी का मैं एक फैक्ट आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। 26 मई 1920 महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में आर्टिकल लिखा, और मैं उसको कोट कर रहा हूं। दे बोथ स्टेट अनइक्विवोकली दैट दे डू नॉट डिजायर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कनेक्शन. On the contrary, they feel that India's destiny can be best worked out in association with the British. जिन महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे हैं, वो महात्मा गांधी यंग इंडिया में ये लिखते हैं कि वो दोनों कहते हैं कि ब्रिटिश के साथ ही ये दोनों चलने के लिए तैयार हैं। अब आप इसको कैसे बताएंगे? जरा इस जो आप 26 मई 1920 के यंग इंडिया का ये वक्तव्य पढ़ रहे हैं, निशान जी, इसका पहला वाक्य जरा पढ़िए। बिल्कुल पढ़ पहला देता हूं। वाक्य क्या है? थैंक्स टू द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, मेनी ऑफ दोज हु वर undergoing imprisonment at the time have received the benefit of royal clemency. पहली 3 लाइन। यही मैं कहना चाहता था कि रॉयल क्लीमेंसी के लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। तो आप इस आधार पे कहेंगे कि महात्मा गांधी जो थे वो अंग्रेजों के आगे झुक गए थे? पहला वाक्य आभार व्यक्त करने का है, ब्रिटिश सरकार को आभार व्यक्त करने का है। अब बताइए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग छिद्रान्वेषण करते हैं ये वही हैं जो भारत की हर एकता के सूत्र में किस प्रकार से पृथकता देखी जा सकती है वो देखना चाहते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब मैं निशान जी, सुधांशु जी, एक सेकंड, मैं यहां पर ये समझना, देखिए, महात्मा गांधी का इंटेंट क्या था ये बाद में डिबेटेबल है। आपने महात्मा गांधी के यंग इंडिया का जो एग्जाम्पल दिया, जो उन्होंने वहां पर एक आर्टिकल लिखा, जो उन्होंने लेटर लिखा, एग्जैक्टली उसको मैंने कोट करके बताया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर तो उसके लिए भी तैयार है। दूसरा पॉइंट कि उन्होंने माफी जो मांगी या जो मर्सी पिटीशन मांगी वो पहले भी 2 बार कर चुके थे, ये कहा जा रहा है। और अगर उसको और हिस्ट्री में चर्न आउट किया जाए तो ऐसा तो है नहीं कि महात्मा गांधी के आते ही साथ उन्होंने एक और मर्सी पिटीशन उनको बताया और फाइल कर दी, उसमें भी समय लगा होगा। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये कहा जा रहा है कि शायद मिसकोट की जा रही है। जी, हाँ, निशान जी, आपने तो कहा कि महात्मा गांधी के उस वक्तव्य के अनुसार सावरकर तैयार हैं, और आपने खुद पढ़ा कि महात्मा गांधी के उस वक्तव्य का पहला वाक्य ही आभार व्यक्त करने का, यानी वो तो कर दिए, आभार व्यक्त कर दिए। उनको रॉयल क्लीमेंसी भी कह दिया, रॉयल, ये भी नहीं कहे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की, यानी उनको जो महामहिम और महान कहना था वह भी शब्द कह दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, कभी कुछ एस्टैब्लिश टर्मिनोलॉजी होती है जिसको लेकर सवाल नहीं उठाए जा सकते। और मैंने तो वो बोला ना, 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष ही ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। 1914 में कांग्रेस ने बाकायदा प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रस्ताव पारित करके अंग्रेज सरकार का समर्थन किया है, यानी संगठित हिंसा का समर्थन किया है कि बमों से भी अटैक करो तो ठीक है। 1939 में भी यही किया गया है।
इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर वैसे तो कांग्रेस के प्रस्ताव देख लेना, फिर इरविन पैक्ट के साथ पैक्ट क्या था 1929, 30, 31 में 3 पैक्ट हुए, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आप इरविन के साथ समझौता ही कर रहे थे ना, क्योंकि जो साइमन कमीशन का आंदोलन हुआ वो इस बात के लिए हुआ 1927 में, जिसमें लाला लाजपत राय की जान गई कि अंग्रेज कह रहे थे कि डायरकी ऑफ शासन, यानी 2 स्तरीय व्यवस्था रहेगी, प्रदेश में आपकी सरकार, केंद्र में हमारी सरकार, माई बाप हम रहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये स्वीकार नहीं है, इसीलिए लाला लाजपत राय की जान गई। मगर 31 के पैक्ट में तो स्वीकार कर लिया, और फिर 37 में प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन हुए, और प्रोविंशियल असेंबलीज में कांग्रेस ने सरकार बनाई ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य में। यह बताइए उस समय सरकार ने शपथ किसके प्रति निष्ठा की ली थी? क्राउन के प्रति निष्ठा की। जवाहरलाल नेहरू जी 1946 सितंबर में भारत के प्रधानमंत्री बने, कैबिनेट मिशन प्लान में लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई, किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली? तब विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान नहीं था, जैसे आज प्रधानमंत्री भारत के संविधान की शपथ लेता है, ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। और तमाम लोग ऐसे थे उस समय, आचार्य नरेंद्र देव से लेकर लोकनायक जयप्रकाश, जिन्होंने मना कर दिया कि हम ब्रिटिश क्वीन के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह विषय के ऊपर जब आप विवाद करेंगे, तकनीकी पक्ष जाएंगे, तो मैं तो फिर एक बात कह दूं, ठीक है, एलन ऑक्सफोर्डियम ह्यूम नाम के ब्रिटिश अधिकारी द्वारा स्थापित की गई, और 46 में ब्रिटिश सरकार के निष्ठा के प्रति शपथ लेकर सत्ता में आई कांग्रेस। मैं आपसे एग्जैक्ट लाइन कोट करता हूं जो उनकी मर्सी पिटीशन की इन रिकॉर्ड्स है, और मैं इसको पढ़ के बताता हूं। Thus interpreting the proclamation as the government had already done in the case of Bahrain, Hem, etc. I and my brother, ये वीर सावरकर जी की लाइन में पढ़ रहा हूं, I and my brother are fully entitled to the royal clemency in the fullest measure, but is it compatible with public safety? I submit is entirely so. ये खुद लिखने हैं इसमें। आगे ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरी जो उनकी मर्सी पिटीशन है कि क्या क्या वो चीजें हैं जो सरकार के कहने पर वो करेंगे, और जैसा सरकार चाहेगी वैसा करेंगे वो। योर टेक सुधांशु। निशांत जी, आपने तो कहा वो ये कह रहे हैं कि वो इंटाइटल्ड हैं क्लीमेंसी के, यानी वो छोड़ दिए जाने के, रिहाई के लिए अधिकृत हैं। मैंने तो कहा शपथ ली है क्वीन के प्रति निष्ठा की, निकलवाइए ना। नेहरू का 1946 का शपथ पत्र निकलवाइए। सर देखिए, मैं यही तो बात कर रहा हूं, निष्ठा की शपथ लेके खड़ा होता है ना। और 37 में जितने मुख्यमंत्री बने उन्होंने किसके प्रति? 37 की असेंबली और 42 की डिस्कशन कर रहे हैं, हम इन फैक्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, जो और अच्छा ये बताइए, चलिए ओके, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा चलिए निशान जी, सावरकर के इस पत्र में कहीं ब्रिटिश सरकार के प्रति आभार है? बोलिए हाँ या ना। इस पत्र में ब्रिटिश सरकार, गांधी जी के तो इस वक्तव्य में आभार है, बोलिए हाँ या ना। मैं आपको बता देता हूं, बोलिए हाँ या ना। हाँ है, मैं पढ़ के भी सुना देता हूं। हाँ है, सुना देता हूं। I believe that the government hearing my readiness to enter into sensible, गांधी जी तो पहले मैं पढ़ के सुना रहा हूं सर। On all these grounds, I believe that the government hearing my readiness to enter into any sensible pledge, and the fact that the reforms present and promised joined to common danger from north, और वो जो भी टर्को अफगान फैनेटिक्स वो जो भी बोल रहे हैं उनको बोला गया है, the brilliant prospect of my early life all but too soon blighted have constituted so painful a source of regret to me that a release would be a new birth and would touch my heart. अब इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं सर? एक एक चीज वो बता रहे हैं, अब आप बताइए। अरे जनाब, आभार कहाँ है? निशांत जी, आभार कहाँ है सरकार का? सर मुझे लगता है सुधांशु जी हम वर्ड्स को ना पकड़े। बोलिए ना, आभार कहाँ है? आभार नहीं आया ना। नहीं, वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो आभार बताइए ना, आभार बताइए। देखिए अब क्या है कि अब बस इसमें के एआईसीसी का अब इसमें थोड़ा सा रिसर्च, फिर उधर चलेगा। मैं बार-बार मैं यहाँ पर इस इंटेंट की बात कर रहा हूँ, आप बार-बार गांधी जी और नेहरू जी पे जा रहे हैं। अब एक और बात सुनिए, अब एक और बात सुनिए। अरे भाई, अब ये कांग्रेस की तो बात हो रही है ना। अच्छा सुनिए, अब एक और आप देखिए, मैं कांग्रेस को डिफेंड नहीं कर सकता, वहां उनके कोई सदस्य नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो उनका जवाब दे देंगे वो। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा, आप आभार शब्द नहीं बता पाए जो गांधी जी ने पहले वाक्य में आभार व्यक्त किया है, तो अब आप इसका क्या इंटरप्रेट? लेकिन गांधी जी ने अगले वाक्य में, गांधी जी ने अगले वाक्य में वीर सावरकर की ब्रिटिश सरकार के प्रति लॉयल्टी की भी बात की है, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने वीर सावरकर की ब्रिटिश सरकार के प्रति लॉयल्टी की बात की, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। गांधी जी ने जो रॉयल क्लेमेंसी को आभार व्यक्त किया, आप उसकी बात कर रहे हैं। हाउ कैन यू पिक एंड चूज एक चीज और दूसरी इग्नोर कर देंगे आप?
यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं निशान जी। अगर गांधी जी कहेंगे रॉयल क्लीमेंसी के लिए आभार, तो वह सत्य है, और अगर एक जगह भी रॉयल क्लीमेंसी शब्द नहीं यूज किया, आभार शब्द नहीं यूज किया, तो वह गड़बड़ है। और एक और बात बता दूं, मैंने बोला था 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष अंग्रेज था, यह भी तो बोलिए ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन स्थापित किसने की? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने। और निशान जी जरा आप ये बताइए, आपको पता कांग्रेस के पहले 5 अध्यक्ष कौन थे? नहीं सर, आप बताइए। पता है आपको? नहीं प्लीज, मुझे नहीं पता, आप बताइए प्लीज गो अहेड। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के बाद थे जॉर्ज यूल। मैं सारे दर्शकों से कह रहा हूं, जाके चेक करिएगा, 1885 से 91 के बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोप, विलियम वेडनबर्न, सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेक्रेटरी थे। सर लेकिन उससे वीर सावरकर की क्लेमेंसी का क्या ताल्लुक है? और उसके बाद द पॉइंट इज वीर सावरकर की मर्सी पिटीशन का आप मुझे कांग्रेस की हिस्ट्री बता रहे हो, उससे क्या ताल्लुक है मुझे बताइए। जो आपने गांधी जी का कहा, मैंने एग्जैक्टली उसका कोट बता दिया। वीर सावरकर जी ने जो कहा उसका कोट बता दिया। 2 बार मर्सी पिटीशन की बात की, वो भी बता दिया। अब आप कांग्रेस की हिस्ट्री में चले जाएंगे और ये देख के जाएंगे उनका बर्थ कैसे हुआ, ओरिजिन क्या हुआ। सर अभी हिस्ट्री की थोड़ी हम बात कर रहे हैं। वीर सावरकर को लेके पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है? वीर सावरकर को लेके पॉइंट ऑफ कंटेंशन यह है कि क्या उन्होंने गांधी जी के कहने पर माफी मांगी। उस पे तर्क ये आ रहा है कि उससे पहले भी 2 बार माफी मांगी। फिर यह आता है कि गांधी जी ने अगर उनके लिए कुछ लिखा है तो गांधी जी ने यह भी लिखा है कि बकायदा वीर सावरकर अपनी लॉयल्टी ब्रिटिश सरकार के लिए देने के लिए तैयार हैं। ये फैक्ट सामने है, इस फैक्ट्स पे हम बात करते हैं। अगर हम पीछे चले जाएंगे तो फिर क्या फायदा। बहरहाल आप एक लास्ट कमेंट जरूर मेक करिए, क्योंकि मैं अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं वाइंड अप करूं, समय थोड़ा कम है। सुधांशु जी योर लास्ट टेक ऑन दिस। नहीं निशान जी, निशान जी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं सर, मैंने एक बार भी पीछे नहीं गया। जो मैं विषय कह रहा हूं, जो कह रहे हैं स्वतंत्रता का संघर्ष लड़ रहे हैं, वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में है। कोई भारत सरकार का एम्प्लॉय कहे कि मैं भारत सरकार के सेक्रेटरी का एम्प्लॉय हूं और उसके बाद मैं लड़ रहा हूं। एक ही बात याद दिला देना चाहता हूं, बड़ा फेमस शेर है ना अकबर इलाहाबादी का, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। ये किसके लिए लिखा गया था? कांग्रेस के नेताओं के लिए अकबर इलाहाबादी ने लिखा था। दिन में धरना प्रदर्शन और रात में अंग्रेज अफसरों के साथ डिनर करना। इसलिए मैंने कहा, एक बात और मैं कह देना चाहता हूं, जब फैक्ट की बात आती है तो जो काकोरी कांड हुआ था ना, काकोरी कांड, जिसमें अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई, उसमें ब्रिटिश सरकार का वकील कौन था? बोलिएगा, ब्रिटिश सरकार का वकील कौन था? कांग्रेस के नेता जे.एन. मुल्ला। सर देखिए, हम वापस उस पे जा रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी, मुझे ये वाइंड अप करना होगा। आप नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो राष्ट्रवाद का, और आप में अंत में एक ही बात कह रहा हूं, आभार शब्द जो गांधी जी ने लिखा वो आप सावरकर के में नहीं बता पाए, बाकी सारे शब्दों का आपने इंटरप्रिटेशन किया। मैंने सारी चीजें आपको बता दिया, बस आभार नहीं मिल रहा है तो आपने आभार पकड़ लिया। खैर चलिए, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाला। मेरे लिए वाइंड अप करना जरूरी है सर, मेरे लिए वाइंड अप करना जरूरी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी। लेकिन यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर वीर सावरकर जी उसके बाद कैसे डिसअपियर हो गए, फ्रीडम स्ट्रगल में क्यों नहीं दिखाई दे रहे, ऐसे कई सारे सवाल हैं। बहरहाल, क्या गांधी जी ने सावरकर के परिवार को कोई चिट्ठी लिखी थी? चर्चित लेखक विक्रम संपत, जो कि हिस्टोरियन भी हैं, उन्होंने अपनी किताब सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज पे इस पर रोशनी डाली। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अपनी किताब में विक्रम संपत ने बताया कि वीर सावरकर ने, भाई नारायण राव सावरकर ने 18 जनवरी 1920 को महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में नारायण राव सावरकर ने अपने भाइयों की रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए गांधी जी से सलाह और मदद मांगी थी। इस चिट्ठी के जवाब में महात्मा गांधी ने 25 जनवरी 1920 को नारायण राव सावरकर को चिट्ठी लिखी। अपनी चिट्ठी में गांधी जी ने कहा कि वे इस संबंध में बहुत कम सहयोग कर सकते हैं। चिट्ठी में गांधी जी ने कहा था कि मेरी राय है कि आप एक संक्षिप्त याचिका तैयार कराएं। गांधी जी ने कहा था कि याचिका में केस से जुड़े तथ्यों का जिक्र हो कि आपके भाइयों द्वारा किया गया अपराध पूरी तरह राजनीतिक था, पॉलिटिकल था। गांधी जी ने कहा कि जैसा कि मैंने आपसे पिछले एक पत्र में कहा था कि इस मामले को अपने स्तर पर भी उठा रहा हूं। विक्रम संपत के मुताबिक महात्मा गांधी ने 26 मई 1920 को यंग इंडिया में सावरकर बंधु नाम से एक लेख लिखकर भी उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाई थी।
हमने वीर सावरकर के इतिहास की पड़ताल की तो पता चला कि रिसर्चर और लेखक अक्षय जोग ने भी उन पर रिसर्च की है। अक्षय जोग ने किताब लिखी है जिसका शीर्षक है वीर सावरकर, आक्षेप और वास्तविकता। हमने उनसे बातचीत की। जोग का भी यही कहना है कि गांधी जी ने सावरकर की रिहाई का समर्थन किया था। गांधी जी हो या सावरकर जी हो, दोनों बैरिस्टर थे, उन्होंने ब्रिटिश के लॉ थे उनको उन्होंने पढ़ा था। उन दोनों को पता था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, राजकीय बंदीवान है, उनकी मुक्तता के लिए ब्रिटिश लॉ में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या उनकी मुक्तता करने के लिए उसमें क्या क्या लॉज एज पर लॉ उनकी मुक्तता करने के लिए बंदीवान क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें से एक मार्ग था, वो था पिटीशन लिखना। नॉट नेसेसरी वो मेर्सी पिटीशन था, एक पिटीशन का एक डिप्लोमेटिक उनका तरह से लिखते हैं। इतिहास की इस फिक्र में आपको एक और पन्ना पलटना होगा और वीर सावरकर से जुड़े विवाद के बीच आपको यह भी समझना होगा कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके बारे में क्या सोचती हैं। सावरकर को लेकर इंदिरा गांधी के विचार राष्ट्रीय स्मारक को लिखी उनकी एक चिट्ठी में 20 मई 1980 को इंदिरा गांधी ने स्मारक के सचिव पंडित बाखले को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लिखा, मुझे आपका 8 मई 1980 को भेजा पत्र मिला। वीर सावरकर का अंग्रेजी हुक्मरानों का खुलेआम विरोध करना, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक अलग और अहम स्थान रखना। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें और भारत माता के इस महान सपूत की 100वीं जयंती के उत्सव को योजना अनुसार पूरी भव्यता के साथ मनाएं। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने अपने प्रधान मंत्रित्व काल में वीर सावरकर के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था। साथ ही सावरकर ट्रस्ट को अपने कोष से 11,000 रुपए का दान भी दिया था। और तो और 1983 में फिल्म डिवीजन को वीर सावरकर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का आदेश भी दिया था, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस महान क्रांतिकारी के बारे में न सिर्फ पता चल सके बल्कि पीढ़ियां जान सकें कि वीर सावरकर ने देश की आजादी में क्या और किस तरह से योगदान दिया। अब फिक्र सरकारी प्लानिंग की, सरकारी वर्क कल्चर की, जिसके बारे में कहा जाता रहा है कि दाहिने हाथ को भी नहीं पता होता कि बायां हाथ क्या कर रहा है। मतलब हमारे यहां एक विभाग क्या कर रहा है ये दूसरे विभाग को पता नहीं होता। लेकिन अब इस कमी को दूर करने के लिए और सरकारी योजनाओं को शक्ति और गति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार किया जिसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। आज पीएम मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालयों को डिजिटली कनेक्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर 100 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत के निर्माण को नई ऊर्जा देगा, उनके रास्ते की रुकावटों को दूर करेगा, भारत के विकास को गति देगा। दुर्गाष्टमी है। पूरे देश में आज शक्ति स्वरूपा का पूजन हो रहा है, कन्या पूजन हो रहा है और शक्ति की उपासना के इस पुण्य अवसर पर देश की प्रगति की गति को भी शक्ति देने का शुभ कार्य हो रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रेलवे, सड़क परिवहन, पोर्ट, आईटी, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उड्डयन जैसे मंत्रालय को शामिल किया गया। इन मंत्रालयों को जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या 2024-25 तक जिन परियोजनाओं को पूरा करना है उन सबको गति शक्ति यानी एक ही मास्टर प्लान के अंतर्गत डाला जाएगा। गति शक्ति के तहत जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित प्लानिंग, रूट प्लानिंग, मॉनिटरिंग और सैटेलाइट तस्वीरों के इस्तेमाल जैसे कई काम टेक्नोलॉजी की मदद से किए जा सकेंगे। हर मंत्रालय को अलग लॉगिन आईडी दी जाएगी जिसमें वो नियमित रूप से अपना डेटा को अपडेट कर पाएंगे। ये सभी डेटा एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हर मंत्रालय एक दूसरे के काम पर भी नजर रख सकेगा और इसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। इसमें सभी 16 मंत्रालयों के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी और एक्सपर्ट्स होंगे। ये लोग सैटेलाइट से लिए गए 3D इमेज के जरिए उन योजनाओं का मूल्यांकन करेंगे और अपनी राय उन योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए देंगे। संक्षेप में इसे ऐसे समझिए कि कहीं अगर नेशनल हाईवे बन रहा है या बनने वाला है तो ग्रुप 3D इमेज के जरिए बताएगा कि सड़क किस रास्ते से जाए, रास्ते में कहाँ जंगल आएगा, उससे बचकर कैसे दूसरी तरफ से सड़क ले जाई जा सकती है। साथ ही ये ग्रुप
दूसरे मंत्रालय को भी जानकारी देगा कि यह सड़क बन रही है और अगर आपको केवल बिछानी है, गैस पाइपलाइन ले जानी है, तो आप बेहतर कोऑर्डिनेशन से पहले ही काम कर लीजिए, जबकि पहले इसी काम के लिए हर विभाग अलग अलग काम करता था, जिसमें ज्यादा समय, श्रम और लागत लगती थी। शहर से लेकर गांवों तक, गली से मोहल्लों तक, जहां कहीं भी ये पीले रंग का बोर्ड दिखता था, ऐसा लगता था कार्य प्रगति पर है। कंस्ट्रक्शन की तैयारी चल रही है, लेकिन महीनों का काम सालों में और कई काम तो बरसों तक पूरे नहीं होते थे, जिसके कारण येलो कलर का ये बोर्ड सुस्त काम का संकेतक बन गया, सरकारी कार्य अविश्वास का प्रतीक बन गया। लेकिन आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। हर जगह नजर आता था वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन वो काम कभी पूरा होगा भी या नहीं, समय पर पूरा होगा या नहीं, ये लेकर कोई विश्वास जनता के मन में नहीं था। वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड एक तरह से अविश्वास का प्रतीक बन गया था। ऐसी स्थिति में देश प्रगति कैसे करता? 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। अब उदाहरण के जरिए समझिए कि सरकारी कामकाज से लोगों का भरोसा कैसे टूटता गया। हमने, आपने, सब लोगों ने अपने आसपास सड़कें बनती देखी है। ये भी देखा है कि सड़कें बनने के कुछ ही समय बाद उसकी दोबारा खुदाई होती है। कारण ये बताया जाता है कि इसके नीचे पाइपलाइन या ऑप्टिकल फाइबर डालना है या बगल में नाले का निर्माण करना है। इसके कारण वहां डायवर्जन बना दिया जाता है और जाम लग जाता है। इसी तरह कहीं बंदरगाह का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन वहां आसपास रोड और रेल कनेक्टिविटी नहीं बनाई जाती है, तो करोड़ों का प्रोजेक्ट रुका हुआ दिखता है। दरअसल ये सब समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण होता रहा है। इससे बजट की भी बर्बादी होती है और सबसे बड़ा नुकसान शक्ति का विभाजन है, जिसे प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के जरिए जोड़ने का संकल्प लिया गया है कि शक्ति जुड़ने के बजाय, शक्ति मल्टीप्लाई होने के बजाय शक्ति विभाजित हो जाती है। जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उन्हें भी ये ठीक ठीक पता नहीं होता कि भविष्य में यहां से सड़क गुजरने वाली है या यहां से कैनाल बनने वाली है या यहां कोई पावर स्टेशन लगने वाला है। किसी सेक्टर को लेकर बेहतर प्लान नहीं कर पाते हैं। इन सारी दिक्कतों का हल पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान इससे ही निकलेगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को और सरल तरीके से ऐसे समझिए कि अगर कहीं रेल लाइन बिछानी है तो इसके लिए रेलवे के साथ साथ सड़क परिवहन, नौवहन, विमानन, पर्यावरण, ऊर्जा, पेट्रोलियम, गैस, बिजली जैसे सभी विभाग को एक साथ जोड़ा जाएगा। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट के लिए एक ही छत के नीचे सारा डिपार्टमेंट होगा। केंद्र से लेकर राज्य तक और लोकल स्तर तक संबंधित विभाग एक ही पोर्टल पर काम करेंगे, ताकि कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी ना हो और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बेरोक टोक जारी रहे। जबकि दुनिया में ये स्वीकृत बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक ऐसा रास्ता है जो अनेक आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है, बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करता है। मतलब प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के जरिए लटकाने और भटकाने का जमाना पीछे छूटेगा। मिल बैठकर नीतियां बनेंगी और 21वीं सदी के भारत की गति को एक नई शक्ति मिलेगी।
दरअसल 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने गति शक्ति प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत अब महत्वपूर्ण इंफ्रा डेवलपमेंट का काम कॉमन टेंडरिंग के जरिए होगा, जैसे ग्रीनफील्ड रोड, रेल, ऑप्टिकल फाइबर, गैस पाइपलाइन। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए एक ही टेंडर जारी किया जाएगा ताकि केंद्र और राज्यों की अलग अलग एजेंसियां और लोकल अथॉरिटी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर बेहतर तालमेल के साथ काम को अंजाम दे सके। अब बात हमारी सरहदों और सरहदों से लगे राज्यों की सुरक्षा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम बॉर्डर पर बीएसएफ के ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब यहां बीएसएफ बॉर्डर से 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी और गिरफ्तारी को अंजाम दे सकती है। आसान शब्दों में कहें तो अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना बीएसएफ इस अधिकार क्षेत्र के अंदर गिरफ्तारी और तलाशी कर सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे फायदा यह होगा कि बीएसएफ के जवानों को बॉर्डर के इलाकों में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी रोकने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही बीएसएफ को घुसपैठियों और उनके साथियों के खिलाफ एक्शन लेने में भी काफी मदद मिलेगी। लेकिन बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने को लेकर पंजाब में सियासी हंगामा शुरू हो गया है, जिसके खिलाफ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने ट्वीट किया है और फैसले को विरोध किया है। अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने भी विरोध जताया। एक बहुत बड़ा डाका है और मैं एक बात आपके थ्रू बताना चाहता हूँ कि पंजाब के जो पुलिस है, जो पंजाबी हैं, वो नेशनलिस्ट हैं जिन्होंने टेररिज्म ख़त्म किया। उनके ऊपर विश्वास करके हम नेशनलिस्ट हैं, हम एंटी नेशनल नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों के मन में सहम है जो हम कभी भी गवर्नमेंट से कोई ऐसा करने नहीं दिया। ये ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ मैं विरोध करता। केंद्र सरकार को इमीडिएटली इन्हें वापस लेना चाहिए। और अब फटाफट अंदाज में कुछ खबरें देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बिगड़ी तबीयत, चेस्ट कंजेशन की वजह से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर गुलेरिया की टीम कर रही है इलाज। कांग्रेस ने कहा उनकी हालत स्थिर है। ड्रग्स केस में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं मिली जमानत। कोर्ट में कई घंटों तक चली बहस, अब कल फिर होगी सुनवाई। लखीमपुर हिंसा मामले में गिरफ्तार अंकित दास को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आज सीजेएम कोर्ट में हुई पेशी। हिंसा वाले दिन आशीष मिश्रा की गाड़ी के पीछे अंकित दास की गाड़ी होने का आरोप। राहुल और प्रियंका गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। लखीमपुर हिंसा को लेकर कार्रवाई की मांग। राहुल गांधी ने कहा जब तक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा बर्खास्त नहीं होते तब तक निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासत गर्म। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा स्वास्थ्य के मसले पर सियासत गलत। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर छठ पूजा बैन पर उठाए सवाल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।